हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं प्रज्ञा, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द स्टोर ऑफ नॉलेज वी प्रोवाइड यू द वे ऑफ सक्सेस में। यहाँ हम हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो हम अपने पहले कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं, तो सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। वेरी गुड इवनिंग। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कारक। कारक के बारे में हम पहले ही समास में थोड़ा पढ़ चुके हैं। कारक की अगर हम बात करें, समास में हमने वहाँ पढ़ा था, तब हमने आपको बोला था कि यहाँ पर हम सिर्फ हल्का हल्का सा, क्योंकि वहाँ तत्पुरुष समास में था तो सिर्फ हमने विभक्तियाँ पढ़ी थी, और यहाँ हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। कारक में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे हमें वो क्वेश्चन करने हैं, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में आपको बताई जाएंगी। ध्यान से समझिएगा। इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा पहले विभक्ति से बनता है। वहाँ विभक्ति पूछेगा, सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ रहेगा, उसमें विभक्ति पूछी जाती है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वहाँ कारक चिन्ह पूछा जाता है। ठीक है, कारक चिन्ह और विभक्ति। देखिए, कोई भी टॉपिक होता है उसको स्टार्ट करने से पहले अगर ये पता चल जाए कि उसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं तो वो टॉपिक पढ़ने में आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पहले ही पता चल चुका होता है कि हमें इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से पढ़ना है, कौन सी चीज़ों को हमको अच्छे से पढ़ना है, कौन सी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती हैं। ये आपको पहली वीडियो जो सिलेबस से रिलेटेड कराई थी उसमें आपको बता दिया गया था कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा आसान रहती हैं। ठीक, विभक्ति, कारक चिन्ह, ये दो तरह के क्वेश्चन रहते हैं इसमें, लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कारक होता क्या है। ठीक है, कारक की जब हम बात करते हैं तो कारक वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का उसी वाक्य के किसी दूसरे शब्द से संबंध बताते हैं। देखें, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का उसी वाक्य के किसी दूसरे शब्द से जो शब्द संबंध बताने का काम करते हैं वो हमारे कारक कहलाते हैं। कारक की अगर हम विभक्तियों और चिन्हों की बात करें तो 8 होते हैं जो आपको पहले बताए गए थे। एक बार यहाँ पर देख लीजिए। पहला है विभक्ति, कारक और कारक चिन्ह। ध्यान दें, कारक जो चिन्ह होते हैं इन्हीं को हम परसर्ग भी बोलते हैं। परसर्ग, उपसर्ग चीज़ अलग है, वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के स्टार्टिंग में लगे हुए होते हैं, शब्द के आगे लगे हुए होते हैं। लेकिन जब परसर्ग की बात करते हैं तो वो कारक चिन्ह होता है। कई बार एग्जाम में पूछा, ये कारक चिन्ह शब्द ना देकर परसर्ग शब्द दिया जाता है। जैसे आपका दिया करण कारक का परसर्ग क्या होगा। ठीक, तो वहाँ पर ध्यान रखना, कारक चिन्ह और परसर्ग दोनों एक ही चीज़ होती हैं। विभक्तियों की अगर हम बात करें तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और एक और आती है हमारी जिसको हम प्रथमा बोलते हैं। ठीक है, प्रथमा बोली जाती है। अगर कारक की बात करें तो पहला होता है कर्ता, दूसरा कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण।
यहाँ दिख नहीं रहा। अधिकरण, और जो हमारी लास्ट रह जाती है वो होती है संबोधन। ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान से समझना। अगर वो विभक्ति पूछे कि कुल विभक्ति कितनी होती है, तो ये 7 ही रहती हैं। विभक्तियाँ 7 होती हैं क्योंकि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी और षष्ठी, सप्तमी यहाँ पर जो होती है वो फिर से प्रथमा हो जाती है। तो विभक्तियों की अगर संख्या पूछे तो वो 7 रहता है। कारक की अगर हम बात करें तो 8 होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, अब बात करते हैं कारक चिन्ह या परसर्ग की। तो कर्ता जो है वो, उसका जो चिन्ह होता है वो ने होता है। कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए से मतलब जो काम किसी के लिए किया जाए, किसी हेतु या फिर किसी पर्पस से किया जाता है, वहाँ संप्रदान रहता है। अपादान से अलग होने के लिए आता है, अलग होना। संबंध में का, की, के, रा, री, रे ये सारे ही आ जाते हैं। और अधिकरण में मैं, पर, भीतर। संबोधन की अगर हम बात करें तो ये रहता है हे, रे, अरे। इस तरह के जो शब्द होते हैं जो संबोधन से रिलेटेड होते हैं वो संबोधन कारक के होते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझें, कर्ता की विभक्ति जो चिन्ह है, कारक चिन्ह है, वो हमारा ने है। कर्म को करण से जब हम इनको याद करते हैं तो याद करने के लिए सीधे ऐसे याद कर लेते हैं: कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने, अधिकरण मैं, पर, पे और संबोधन हे, रे, अरे। बात करें हम कर्ता कारक की, तो जहाँ पर किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, जब किसी के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो वहाँ हमारा कर्ता कारक रहता है। एग्जाम्पल अभी हम समझेंगे। पहले अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे एग्जाम्पल करेंगे हम एक एक को अच्छे से समझ के। ठीक है, चलिए। पहली हम बात करते हैं कर्ता कारक की। ठीक है, कर्ता कारक मतलब जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। इसकी अगर हम विभक्ति चिन्ह देखें तो ये क्या रहती है? ने। ठीक है, विभक्ति चिन्ह क्या होती है? ने। देखिए कई बार क्या होता है, ये जो ने चिन्ह होता है इसका लोप हो रहा होता है, ये चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा होता। वो कब होता है? जैसे कोई भविष्य की क्रिया है या फिर कोई वर्तमान की क्रिया है तो वहाँ पर जो ये ने विभक्ति चिन्ह होता है ये नहीं नज़र आता। एग्जाम्पल देखें, राम ने खाना खाया। यहाँ पर यही चीज़ें बस समझने वाली हैं। राम ने खाना खाया, तो यहाँ पर तो जो ये भूतकाल की क्रिया रहती है, जो ने विभक्ति है, वो भूतकाल की क्रियाओं में प्रयोग की जाती है।
वर्तमान तथा भविष्य की क्रियाओं में ये ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। अब अगर इस तरह से आपके सामने वाक्य लिखा हुआ है राम ने खाना खाया और पूछ दिया जाए राम को अंडरलाइन करके कि राम में कौन सा कारक है, राम में कौन सा कारक है, तो ने देखकर आप आराम से बता देंगे राम है। लेकिन यहाँ ने देखकर ही नहीं बताना, हमें ये देखना है कि जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है। कौन कर रहा है यहाँ काम? राम कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो कर्ता है वो राम है, तो कर्ता कारक हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें विनीता पुस्तक पढ़ेगी, विनीता पुस्तक पढ़ेगी और यहाँ पर विनीता शब्द लिखा हो, विनीता के नीचे अंडरलाइन करके उसने आपको दिया और पूछा कि इसमें कौन सा कारक है। विनीता पुस्तक पढ़ेगी, इसमें कौन सा कारक है? तो यहाँ पर तो आपको ने नज़र ही नहीं आ रहा, विभक्ति दिखाई नहीं दे रही। ध्यान रखिए, लेकिन यहाँ पर जब हम क्वेश्चन बनाएंगे कौन से अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या आ जाता है? कौन पुस्तक पढ़ेगी, तो विनीता पुस्तक पढ़ेगी। ठीक है, विनीता पुस्तक पढ़ेगी। तो भविष्य की जो क्रिया होती है उसके साथ में या फिर जो वर्तमान की क्रिया होती है उसके साथ में इस विभक्ति का प्रयोग, ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, आगे देखें। अंशु ने बाजा बजाया, अंशु ने बाजा बजाया। तो यहाँ पर भी जो ये क्रिया है ये कौन सी है? भूतकाल की क्रिया है, इसीलिए इसमें ये ने शब्द आया है। पहचान के लिए हमें क्रिया के साथ में कौन या फिर किसने से आंसर जो मिलता है वही हमारा कर्ता होता है। जैसे इसमें हम बात करें राम ने खाना खाया, तो किसने खाना खाया? खाना खाया है तो किसने खाना खाया? तो राम ने खाया, तो इसमें हमारा कर्ता कारक हो जाएगा। विनीता पुस्तक पढ़ेगी, विनीता पुस्तक पढ़ेगी, तो कौन पुस्तक पढ़ेगी? विनीता पढ़ेगी। इसी तरह अंशु ने बाजा बजाया, किसने बाजा बजाया? तो अंशु ने बाजा बजाया। मोहन विद्यालय से घर आया। अब ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है मोहन विद्यालय से घर आया, इसमें उसने अंडरलाइन करा है मोहन को। ठीक है, अगर वो मोहन से पूछता है कि इसमें कौन सा कारक है तो वहाँ तो कर्ता हो जाएगा। लेकिन जब विद्यालय से अलग आ रहा है तो अलग जहाँ हो रहा होता है, विद्यालय से घर आया, तो वहाँ पर हमारा वो संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हम अभी संप्रदान नहीं, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक, अपादान होता है से अलग होने के लिए। लेकिन यहाँ अभी हम पढ़ रहे हैं कर्ता कारक में, तो देखें मोहन पे अंडरलाइन है तो मोहन में हमारा कर्ता कारक हो जाएगा। इसी तरह हम बात करें तनु गाना गा रही है, तनु गाना गा रही है, तो इसमें भी यहाँ पर ने विभक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो भविष्य नहीं, ये वर्तमान की क्रिया हो रही है, ये वर्तमान की क्रिया हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी ने नहीं आएगा। कौन या फिर किसने से आंसर लगा, क्वेश्चन लगाकर जहाँ आंसर आ जाए तो वहाँ हमारा कर्ता कारक रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कर्म कारक की। कर्म कारक की जब हम बात करते हैं तो वहाँ क्या होता है, देखें संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जो भी कार्य हो रहा है उसका जिस रूप पर प्रभाव पड़ता है वहाँ हमारा कर्म कारक रहता है। जैसे शब्द लिखा हमने सुरेश को
उसके भाई ने बुलाया। यहाँ पूछे सुरेश, सुरेश में कौन सा कारक हो जाएगा? इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या रहता है? को। ठीक है, बात करें सुरेश को उसके भाई ने बुलाया, तो सुरेश किसको बुलाया है? तो सुरेश को बुलाया है। सुरेश में पूछा जाए तो कर्म हो जाएगा। इसी तरह अगर हम और एग्जाम्पल देखें, विनय पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर पुस्तक आ जाएगा। पुस्तक के नीचे लाइन पूछी जाएगी आपसे। हमने अभी कर्ता कारक में पढ़ा था कौन या फिर किसने से जहाँ आंसर आता है तो वहाँ हमारा कर्ता कारक होता है, कौन या किसने से। लेकिन जहाँ हमारा क्या या किसको से उत्तर आए, क्रिया में क्या या किसको, क्रिया के साथ क्या या किसको से जहाँ उत्तर मिलता है तो वहाँ हमारा कौन सा होता है? कर्म कारक। यहाँ देखें विनय पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर जो ये कारक चिन्ह है वो नहीं लगा हुआ है। लेकिन अगर पुस्तक की बात करें, अंडरलाइन है, पूछे विनय किसको पढ़ता है, विनय क्या पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा? विनय पुस्तक पढ़ता है। इन दोनों में से किसी एक का आंसर आना चाहिए। ठीक है, विनय क्या पढ़ता है तो पुस्तक पढ़ता है, यहाँ को की आवश्यकता नहीं है। विनय पुस्तक को पढ़ता है, वही मतलब आ जाएगा विनय पुस्तक पढ़ता है। तो कई बार इस वाले में भी, कर्म कारक में भी हमारा विभक्ति चिन्ह नहीं होता। ठीक है, और एग्जाम्पल देखें जरा। विनीता खाना खाती है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में कभी भी आपको कर्म अगर इस तरह से लिखा हुआ है और उस पर कोई भी शब्द रेखांकित नहीं है, ना विनीता ना खाना खाती है, कोई भी शब्द के नीचे अगर अंडरलाइन नहीं हो रही है तो वो कभी भी कर्म या फिर कर्ता आपको दोनों साथ में नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन खाना खा रही है तो विनीता हो जाएगा, वहाँ पर कर्ता कारक आ जाएगा। और विनीता क्या खा रही है तो वहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? कर्म कारक आ जाएगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन देता है तो वो आपको रेखांकित शब्द जरूर देगा, जैसे इसमें उसने दे दिया खाना। बताइए इसमें कौन सा कारक है, तो आप आसानी से बता देंगे। क्या खा रही विनीता, क्या खाती है तो खाना खाती है, आंसर आ रहा है क्या का, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कर्म कारक। ठीक है, अब बात करें हम करण कारक की। करण कारक की अगर हम विभक्ति की बात करें तो विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से या द्वारा। से या द्वारा, कर्ता के द्वारा किसी कार्य को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है, कर्ता के द्वारा किसी कार्य को करने के लिए किसी साधन का प्रयोग किया जाता है तो उसके हमारा कौन सा होता है? करण कारक। जैसे मुकेश कलम से लिखता है। राम ने रावण को बाण से मारा। दिनेश ने सुरेश को डंडे से पीटा। मैंने सुई से अपनी शर्ट सिली। ठीक है, ध्यान से देखना है इन ऑप्शन को। मुकेश कलम से लिखता है, तो किस से लिखता है?
कलम में अगर बात करें हम कलम की, तो किस से लिख रहा है? कलम से। इसके द्वारा ही तो लिख रहा है मुकेश। करता है हमारा मुकेश, क्या कर रहा है? वो लिख रहा है। और किस से लिख रहा है? तो कलम से लिख रहा है। मतलब कर्ता किसी कार्य को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है वहाँ हमारा कौन सा होता है? करण कारक होता है। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं इनमें आपको रेखांकित शब्द ही मिलेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, राम ने रावण को बाण से मारा। अब इसमें ने भी है, को भी है और ये से भी आ रहा है। ठीक, ने भी आ रहा है, को भी आ रहा है, से भी आ रहा है। तो ये इस तरह से आपको सीधा सेंटेंस देके कभी नहीं पूछेगा। सीधा सेंटेंस देके वो आपसे कभी नहीं पूछेगा कि इसमें बताइए कौन सा है। वो जरूर आपको रेखांकित शब्द देगा। जैसे यहाँ उसने दे दिया बाण, इसमें बताओ कौन सा कारक है। आपको पता है बाण से मार रहा है तो कोई हथियार है, कोई किसी के द्वारा वो कार्य कर रहा है, साधन है वो। तो यहाँ हमारा कौन सा हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। लेकिन अगर वो पूछे यहाँ दे राम, इसको नहीं दे रहा वो बाण को। एक ही एग्जाम्पल में अभी जो हमने तीनों करे उनको देख लीजिए। राम ने रावण को बाण से मारा, यहाँ समझ में आ गया। बाण अगर होता अंडरलाइन तो यहाँ हमारा कौन सा हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। अगर वो बोले राम पे अंडरलाइन करके, इसमें कौन सा कारक है? तो हमें पता है ये ने विभक्ति है और राम जो है वो करता है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है। यही अगर हम बात करें को की, उसने पूछा रावण में कौन सा कारक है, तो राम ने मारा तो है, बाण से मारा है। किसको मारा है? किसको मारा है? रावण को मारा है। तो यहाँ रावण अगर आता है तो वही हमारा कर्म कारक का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। कोई भी सेंटेंस जब लिखा हुआ आए सामने तो उसमें ध्यान से देखें रेखांकित शब्द है कौन सा। अगर वो करता है तो कर्ता कारक, अगर वो किसी के कर्म के बारे में, कर्ता द्वारा किए गए कार्य के बारे में बता रहा है तो वहाँ कर्म कारक, अगर कर्ता द्वारा किसी कार्य को करने के साधन के बारे में बता रहा है तो वहाँ हमारा करण कारक हो जाएगा। इसी तरह देखिए, दिनेश ने सुरेश को डंडे से पीटा। ठीक है, दिनेश ने सुरेश को डंडे से पीटा। अब यहाँ डंडे में आपसे पूछ लेगा वो कौन सा कारक है। डंडे में कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये साधन है। किससे मारा है? तो डंडे से मारा है। यही अगर हम इन दोनों की बात करें, दिनेश को देखें तो दिनेश हमारा यहाँ कर्ता हो जाएगा, सुरेश हमारा कर्म हो जाएगा और डंडा जो है ये हमारा करण कारक हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब देखें, मैंने सुई से अपनी शर्ट सिली। सुई धागे से सिलते हैं शर्ट, तो जो काम कर रहे हैं वो किसके द्वारा किया जा रहा है? सुई से करा जा रहा है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ सीधे सीधे हमारा क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, अगर इस तरह से वाक्य आता है तो वहाँ पर आपको वो अंडरलाइन शब्द जरूर देगा और वहाँ जो रेखांकित शब्द हो उसमें आपको ध्यान देना है कि वो किसका उदाहरण है। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। हम बात करें संप्रदान। संप्रदान कारक की हम बात करते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है? के लिए। ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझें। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह होती है के लिए, मतलब कर्ता जब कोई कार्य किसी के लिए करता है, कर्ता जब कोई भी कार्य किसी के लिए करता है, किसी उद्देश्य से करता है या फिर किसी के हेतु करता है, तो वहाँ हमारा कौन सा हो जाता है? संप्रदान कारक होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखें इसका। दीपा मेरे लिए एक हार लाई। ठीक है, नेक्स्ट है
वरुण सीमा के लिए एक साड़ी लाया। दीपा मेरे लिए एक हार लाई। वरुण सीता के लिए एक साड़ी लाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। हरि ने उपहार में मुझे एक कार दी। ठीक है, नेक्स्ट देखें। राजा ब्राह्मण को दान में गाय देता है। 4 एग्जाम्पल हैं, पहले इन्हीं को समझ लेते हैं हम। देखें, हमने बात करी संप्रदान कारक किसी उद्देश्य के लिए या किसी पर्पस के लिए, किसी के लिए जब कर्ता कोई कार्य करता है तो वहाँ हमारा संप्रदान कारक रहता है। दीपा मेरे लिए एक हार लाई, तो यहाँ कर्ता किसके लिए, किसी के लिए लाई है, मेरे लिए लाई है, तो ये जो है यहाँ हमारा कर्ता कारक हो जाए, ये संप्रदान कारक हो जाएगा। वरुण सीमा के लिए एक साड़ी लाया, तो ये भी यहाँ हमें विभक्ति, पूरी विभक्ति चिन्ह मिल रहा है, के लिए शब्द, तो यहाँ भी हमारा ये संप्रदान कारक हो जाएगा। अब हम बात करें, हरि ने उपहार में मुझे एक कार दी। हरि ने उपहार में मुझे एक कार दी, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा कारक। देखें, कुछ शब्द हैं संप्रदान कारक के लिए, जैसे अगर आपको कहीं उपहार शब्द मिले, शिक्षा, दीक्षा, भिक्षा, दान, दक्षिणा, भेंट, गिफ्ट, उपहार, शिक्षा, दीक्षा, भिक्षा, दान, दक्षिणा, भेंट, गिफ्ट, ये कुछ शब्द हैं। अगर ये शब्द किसी वाक्य में मिलते हैं तो वहाँ हमारा संप्रदान कारक ही होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, संप्रदान का मतलब है के लिए, मतलब किसी के उद्देश्य से, आपको बार बार बताया जा रहा है, किसी उद्देश्य से या फिर किसी के हेतु। और ये जो भी चीज़ें हैं, उपहार है, शिक्षा, दीक्षा, भिक्षा, दान, दक्षिणा, भेंट और गिफ्ट, ये सभी चीज़ें हम किसी को स्वेच्छा से देते हैं, अपनी इच्छा से देते हैं। किसी की बर्थडे पार्टी में जाकर आप अगर किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो आप उसे वापस नहीं ले सकते हैं, वो आपके में आके आपको क्या देगा वो उसकी मर्जी है। लेकिन आप ये सोच के कि हमने तुझे इतना महंगा दिया, हमारा वापस कर, वो वापस नहीं लिया जा सकता वहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ें आप किसी के लिए करते हैं, किसी उद्देश्य से कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये शब्द अगर आपको कहीं पर भी मिलते हैं तो वहाँ हमारा संप्रदान कारक रहता है। ध्यान रखिएगा, ये शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं। अब देखिए, हरि ने उपहार में मुझे एक कार दी। उपहार में मुझे कार दी, तो यहाँ उपहार शब्द है, यहाँ मैं या ने से हमें मतलब नहीं है, शब्द में ही हमें पता चल जाएगा यहाँ कौन सा हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें, राजा ब्राह्मण को दान में गाय देता है। तो यहाँ पर भी ये हमें दान शब्द नज़र आ रहा है, दान शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, इसमें राजा को बात करते हैं, ठीक है, अगर राजा पे रेखांकित शब्द है तो आपसे पूछे यहाँ कौन सा कारक होगा, तो ध्यान दें कौन कार्य कर रहा है, दान जो दे रहा है वो कौन दे रहा है, राजा दे रहा है, तो राजा हमारा कर्ता हो जाएगा। ठीक, दान मिल किसको रहा है, ब्राह्मण को मिल रहा है, तो ये हमारा कर्म हो जाएगा। ठीक है, और ये दान है तो ये तो हमारा वैसे ही संप्रदान रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक सभी चीज़ें। एक बार फिर से ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ लीजिए।
एक एग्जाम्पल और देखें, सेंटेंस लिखा है आपके सामने, दीपा ने सुनीता को भेंट स्वरूप एक मकान दिया। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आंसर आप देंगे। जहां आपको रेखांकित शब्द दिया जाए उसका, पहले बात करें दीपा की, तो इसमें दीपा क्या है, दीपा में कौन सा कारक हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन, दीपा में कौन सा कारक है? जी बिल्कुल, दीपा की अगर हम बात करें तो दीपा दे रही है, दीपा ने मकान दिया है, तो कर्ता हमारा दीपा रहेगी, कर्ता कारक हो जाएगा। अगर हम सुनीता की बात करें तो मकान मिला किसको है? सुनीता को। तो जो ये सुनीता है ये हमारा कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। और भेंट स्वरूप जो ये शब्द है, मकान की अगर हम बात करें भेंट स्वरूप, तो ये जो शब्द आएंगे ये हमारा किस में हो जाएगा? संप्रदान कारक का हो जाएगा, ठीक है, संप्रदान कारक का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, दीपा में कर्ता, सुनीता हमारी कर्म हो गई, भेंट स्वरूप मतलब ये हमारा संप्रदान हो गया। लेकिन अगर हम मकान की बात करें तो ये भी हमारा कर्म हो जाएगा, ठीक है, कर्म ही हो जाएगा। सकर्मक और अकर्म जो होते हैं ना वो हो जाएगा। ट्रांजिटिव इंग्लिश में अगर हम बात करें तो सजीव और निर्जीव जो रहती हैं वो यहाँ पर कर्म हो जाएगा, ठीक है। देखें अब नेक्स्ट है हमारा अपादान। अपादान कारक, अपादान का मतलब क्या होता है? से जो चिन्ह होता है वो अलग होने के लिए, से अलग होना। इसकी भी कुछ ट्रिक समझ लीजिए या इसके कुछ नियम होते हैं, उनको ध्यान से समझें पहले। अपादान कारक का मतलब है से अलग होने के लिए। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। इसी तरह बिल्ली छत से कूदी, ठीक। नेक्स्ट है गंगा हिमालय से निकलती है। अब देखें ध्यान से, ये जो हमने शब्द सेंटेंस लिखे हुए हैं आपके सामने, पहला है पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। तो जब पत्ता गिर रहा है तो वो अलग हो रहा है पेड़ से। हमें पता है कि अपादान कारक जो है इसकी जो विभक्ति चिन्ह होती है वो होता है से अलग होना। मतलब जहाँ कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो वहाँ हमारा अपादान कारक रहता है। पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, से में अगर हम से देख के हमने लगा दिया। इसी तरह बिल्ली छत से कूदी, छत से कूद रही है मतलब वहाँ जहाँ थी वहाँ से अलग हो रही है, तो यहाँ पर भी हमारा अपादान कारक हो जाएगा। गंगा हिमालय से निकलती है तो यहाँ भी अपादान हो जाएगा। ऐसे जो एग्जाम्पल होते हैं उन्हें तो पहचानना बहुत आसान होता है, लेकिन जैसे अभी हमने इससे पहले वाले में पढ़ा था कि कुछ शब्द आते हैं जिनमें हमारा कारक छिपा हुआ होता है, इसी तरह हमारे अपादान में भी होते हैं, तो उनको एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखिए पहली चीज़ क्या होती है, अगर हमें
डर लगता है, सारे पॉइंट अभी क्लियर करे जाएंगे, लेकिन पहले यहाँ पर पॉइंट्स जो लिखे जा रहे हैं उनको एक बार दोहराते जाइए और समझ लीजिए। अभी क्लियर सभी करे जाएंगे। पहला, अगर आपको किसी से डर लगता है तो वहाँ हमारा अपादान कारक रहेगा, ठीक है। दूसरा, ईर्ष्या जलन, ये अगर होता है तो यहाँ हमारा अपादान कारक रहेगा। तीसरा, लज्जा या शर्म, अगर इस तरह से कोई शब्द लिखे हुए हैं तो वहाँ पर हमारा अपादान कारक होगा। चौथा, अगर हम बात करें तो तुलना करने पर, अगर हम किसी की तुलना कर रहे हैं तो वहाँ हमारा अपादान कारक है। पांचवा, अलग होने पर, ठीक है, कहीं अलग हो रहे हैं तो वहाँ हमारा अपादान कारक है। छठवां, अगर हम बात करें तो कोई कार्य किसी तिथि, दिन, वर्ष या सप्ताह से प्रारंभ हो तो वहाँ भी हमारा अपादान कारक हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये हमने 6 पॉइंट पढ़े, 6 यहाँ तक समझ लिए हमने। किसी कार्य से डर लगता है, ईर्ष्या या जलन, लज्जा या शर्म, तुलना करने पर, अलग होने पर, कोई कार्य किसी तिथि, दिन, वर्ष, सप्ताह या से प्रारंभ होता है तब। और एक 7वां पॉइंट और आता है हमारा, जो रहता है शिक्षा या संस्कार ग्रहण करने पर, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं हमारे अपादान कारक के। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, पहला है हमारा, यदि किसी कार्य से डर लगता है, अगर हम बात करें डर लगता है, जैसे बिल्ली को कुत्ते से डर लगता है, तो जब वहाँ डर रही है तो डेफिनेटली वो उससे दूर ही रहेगी, उससे अलग ही रहेगी, ठीक। बिल्ली को या बिल्ली कुत्ते से डरती है, बिल्ली कुत्ते से डरती है, कुत्ता शेर से डर लगता है, या मुझे शेर से डर लगता है। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं, जब हम डर रहे हैं तो उनके पास तो जाएंगे नहीं, उनसे अलग ही रहेंगे, दूर ही रहेंगे। पहला पॉइंट हमारा डर लगने वाला क्लियर है। जब किसी से हमें डर लगता है तो हम उससे दूर ही रहते हैं, अलग होने वाली बात यहाँ क्लियर हो जाती है। दूसरी बात आती है ईर्ष्या या जलन। ईर्ष्या या जलन की जब हम बात करें तो अगर हमें किसी से ईर्ष्या होती है, किसी से जलन होती है, तो हम उससे बात भी नहीं करते, बात करना तक पसंद नहीं करते उससे, तो उसके पास जाना तो बहुत दूर की बात है ना। तो जब दूर पास नहीं जाएंगे तो अलग ही रहेंगे वहाँ पर भी। तो ऐसे शब्द जहाँ आते हैं वहाँ भी हमारा अपादान कारक होता है। लज्जा या शर्म की अगर हम बात करें तो अगर हमें किसी से शर्म आती है, जैसे बच्चों को घर में मेहमान कोई नया आ जाए तो उससे शर्म आती है। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें टीचर के सामने शर्म आती है, नहीं बोलते हैं, तो वो टीचर से अलग ही दूर दूर ही रहते हैं, ज़्यादा उनसे बात नहीं करते, तो वहाँ भी अलग ही होना पाया जाता है, ठीक है। लज्जा या शर्म आने पर भी हम अलग होना पाया जाए, जैसे बहू को ससुर से, टीचर को स्टूडेंट से, बच्चों को मेहमान से, तो ये जो रहते हैं तो यहाँ भी हमारा अपादान कारक ही रहता है। तुलना करने पर अगर हम बात करें, अगर हम दो लोगों की किन्हीं की तुलना करते हैं, जैसे मोहन सुरेश से लंबा है, मोहन सुरेश से लंबा है, तो सुरेश अलग मोहन अलग, एक ही तो है नहीं, ठीक है। तो जहाँ तुलना करी जाए किसी की तो वहाँ पर भी हमारा कौन सा रहता है, अपादान कारक रहता है। जैसे सीता मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान है, दीपा उससे ज़्यादा लंबी है, ठीक है, मुकेश मोहन से अधिक बलवान है। तो जहाँ दो लोगों की तुलना करी जा रही है वहाँ हमारा कौन सा हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। बात करें कोई कार्य किसी तिथि, दिन, वर्ष या सप्ताह से प्रारंभ होता है, तो कोई भी कार्य है, जैसे मान लीजिए कोई बैच स्टार्ट होना है, ठीक है,
और कहा जाए कि शुक्रवार से आपका नया बैच स्टार्ट होगा। कार्य है किसी दिन या सप्ताह या किसी एक निश्चित दिन से स्टार्ट होता है, तो वहाँ से मतलब वहाँ तक नहीं हो रहा है, उसके बाद से स्टार्ट होगा। जो तब तक का समय था वो हो गया, अब अलग है। ठीक है, शुक्रवार से स्टार्ट होगा मतलब शुक्र से अलग हो गया वो। ठीक, जैसे आपके कई बार टीचर्स बोलते हैं कि आपका बैच ये अलग हो जाएगा, मंडे से अलग होगा, मंडे से आपका नया बैच लगना शुरू हो जाएगा, मतलब वो अलग हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ कोई कार्य ऐसा दिन या तिथि से स्टार्ट माना जाए या आपको नज़र आए, तो वहाँ भी हमारा अपादान कारक रहता है। लास्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा या संस्कार ग्रहण करना। शिक्षा या संस्कार ग्रहण करने पर, जैसे मैंने अपने माता पिता से संस्कार ग्रहण किए, माता पिता से अलग हट के ही तो संस्कार ग्रहण किए हैं, मतलब माता पिता से ही ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं, हम अलग हैं, वो अलग हैं। ठीक है, गुरु से हमने शिक्षा प्राप्त की, हम ग्रहण तो कर रहे हैं लेकिन उन्हीं से कर रहे हैं, पर अलग हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे ही पॉइंट्स स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए इसका भी एक बार। सारे ही पॉइंट्स जो हैं आपके, इनमें सभी में हमारा कौन सा होता है, अपादान कारक होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले संबंध की तरफ। अब अगर कभी किसी पे गुस्सा आए तो समझ जाना यहाँ पर हमारे मन में अपादान कारक आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं संबंध। संबंध कारक की अगर हम बात करें तो संबंध जो है वो किसी का किसी से संबंध बता रहा होता है, कर्ता का क्रिया से या अन्य किसी भी वाक्य, जो वाक्य लिखा हुआ है उसका किसी अन्य पद से संबंध बताने वाले को ही हम संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम विभक्ति देखें, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, जहाँ किसी का संबंध बताने का कार्य किया जाए संबंध कारक। विभक्ति आपके सामने लिखी हुई है, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ठीक है, एग्जाम्पल देखें ज़रा। एग्जाम्पल हमने लिखा, मेरी पुस्तक लेकर आओ। ठीक है, मेरी पुस्तक लेकर आओ मतलब किसकी, यहाँ पर रा, री, रे आ रहा है, किसकी पुस्तक, संबंध उसका किससे है, पुस्तक का मुझसे है, संबंध किससे है, मुझसे संबंध है, इसीलिए वो मेरी पुस्तक है। ठीक, का, की, के में देखें, राम का लड़का बहुत शरारती है। राम का लड़का बहुत शरारती है। सीता का घर बहुत सुंदर है। ठीक, राम का लड़का बहुत शरारती है, तो यहाँ देखें का है, किसका लड़का है, किसका लड़का है, तो राम का लड़का है। यहाँ पर किसका से आंसर आता है, किसकी पुस्तक, किसका, किसकी, किसके, इनसे जो आंसर आते हैं वो हमारे संबंध कारक में होते हैं। ठीक है, किसका, किसकी, किसके से जो आंसर आए तो वहाँ हमारा संबंध कारक होता है। जैसे आपने पहले फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा, मेरी पुस्तक लेकर आओ, तो किसकी पुस्तक, मेरी पुस्तक। राम का लड़का बहुत शरारती है, तो किसका लड़का, राम का लड़का। सीता का घर बहुत सुंदर है, तो किसका घर, सीता का घर। ठीक है, इसी तरह अगर हम नानी ने में देखें, अपनी पुस्तक मुझे दो।
अपनी पुस्तक मुझे दो। तो यहाँ पर क्या है, ये ना नी ने में से हमें नी मिल रहा है, किसकी पुस्तक, तो अपनी पुस्तक, ठीक है। इसी तरह अपना कार्य स्वयं करो, अपना कार्य स्वयं करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपना कार्य स्वयं करो, किसका कार्य, अपना कार्य, ठीक। और एग्जाम्पल अगर हम देखें, मोहन मेरा भाई है, मोहन मेरा भाई है, तो किसका भाई है, मेरा भाई है, ठीक है। इसी तरह से जो भी हमारे शब्द रहते हैं जिनमें किसी से किसी का संबंध बताया जा रहा होता है तो वहाँ हमारा संबंध कारक रहता है। क्लियर है? चलिए, क्लास को शेयर कर दीजिए भाई सभी लोग। नेक्स्ट आता है हमारा अधिकरण कारक, ठीक है। संबंध तक यहाँ तक हमने समझ लिए। अब आता है हमारा अधिकरण। अधिकरण कारक, इसकी अगर हम विभक्ति की बात करते हैं तो क्या होती है, मैं, पर, भीतर, ये जो शब्द होते हैं ये इसकी विभक्ति में आते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति अगर हम बात करें तो मैं, पर और भीतर। जैसे एग्जाम्पल अगर हम इसके देखते हैं, वह गांव में रहता है, वह गांव में रहता है, तो यहाँ वो कहाँ रह रहा है, गांव में, ठीक है। मैं उसके घर गया, यहाँ देखें शब्द नहीं लिखा है इनमें से कोई भी, मैं उसके घर गया, लेकिन कहाँ गया, घर पे ही तो गया होगा, उसके घर पर गया, यही बोला जाता है, मैं उसके घर गया मतलब घर पर गया उसके। तो यहाँ पर भी जो हमारा होगा वो अधिकरण कारक ही होगा। इसी तरह मुनीश छत पर सोता है, तो कहाँ पर सो रहा है, छत पर सो रहा है, ठीक है। जहाँ पर किसी चीज़ का कोई आधार होता है वहाँ हमारा अधिकरण होता है। जैसे बिल्ली छत पर है तो वहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। मैं, पर, ये जो शब्द होते हैं, भीतर, अंदर, भीतर, ये जो शब्द रहते हैं ये हमारे किस में आते हैं, अधिकरण में। जैसे वह घर के भीतर आया, वह घर के भीतर आया। अब घर के भीतर आ रहा है तो घर में ही आ रहा होगा, ठीक है। गांव के भीतर आया, वह गांव में आया। इस तरह के जो भी मतलब हमारे ऐसे शब्द होते हैं वो किस में आते हैं, हमारे अधिकरण कारक में आते हैं, ठीक है। चलिए, अब लास्ट हमारा बचता है संबोधन, उसको और एक बार देख लीजिए। संबोधन कारक में क्या होता है, इसकी जो विभक्ति होती है वो होती है हे, रे, अरे। इस तरह के जो शब्द होते हैं जो किसी को संबोधन यानी पुकारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अरे इधर आओ, अरे मेरी बात सुनो, ऐसे जो शब्द होते हैं ना, हे, रे, अरे, ये जितने ऐसे शब्द हैं वो सभी हमारे किस में आते हैं, संबोधन कारक में आते हैं। जैसे हे राम,
अब तुम ही सुनो। ठीक है, हे राम अब तुम ही सुनो। इसी तरह अरे मोहन इधर आओ। अरे मोहन इधर आओ। रे श्याम कहाँ जाता है। ठीक है, ये शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, ध्यान से देखें। यहाँ लिखा है हे राम और उसके बाद में ये आपका संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, ये जो चिन्ह है ये संबोधन का चिन्ह है, ये लगा हुआ है, तो आप यहाँ बता दें कि संबोधन कारक हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा है आपके सामने एग्जाम्पल, इसमें आपका यह संबोधन का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो कई बार जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाता है, जैसे आपको सीधे दे देगा वो, अरे मोहन इधर आओ, अरे मोहन इधर आओ। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो ये अरे शब्द है ये पुकारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अरे है, रे है, हे, तो ये जो शब्द हैं हाय, हेलो, ये जितने भी होते हैं ना, ये सारे ही हमारे संबोधन के ही होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी संबोधन ही हो जाएगा, ये चिन्ह नहीं है फिर भी, क्यों? क्योंकि हमें ये शब्द पता है। इसी तरह यहाँ पर भी रे श्याम कहाँ जाता है, बता दे भाई कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी उनको पूछा ही जा रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, हमारा संबोधन कारक ही हो जाएगा। ठीक, अब कारक की यहाँ तक बात हमने ख़त्म कर ली। अब देखें कुछ पॉइंट्स और आते हैं, जैसे अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखें। पहला लिखा है मोहन वाली किताब मुझे दो। ठीक है, पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है मोहन वाली किताब मुझे दो। दूसरा लिखा हुआ है आपके सामने अरे पंकज तुम कब आए। नेक्स्ट शब्द है न आँखों देखा, न आँखों देखा, न कानों सुना। फोर्थ है आपके सामने रवि साइकिल से विद्यालय जाता है। और नेक्स्ट है आपके सामने कुत्ता शेर से डरकर भाग गया। ठीक है, 5 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। इन सारे ही वाक्यों में आपको कारक चिन्ह बताना है, कारक बताना है कि कौन सा कारक है। देख लीजिए एक बार और आप ही लोग बताइए, पहले ज़रा कोशिश करें एक बार सभी लोग जल्दी से। हाँ भाई, चलिए देखते हैं। पहला है हमारा मोहन वाली किताब मुझे दो। यहाँ अगर हम ध्यान दें तो किसकी किताब है, मोहन की, मोहन वाली किताब। तो यहाँ देखो जो अभी हमने आपको बताया था संबंध कारक, काकी के, रारी रे, नानी ने, यहाँ इसको इसीलिए लिखा गया है कि ये जो वाला वाली शब्द होता है, वाला और वाली, बाला नहीं है ये, ठीक है, वाला नहीं है, यहाँ पर वाला शब्द है, वाला और वाली। तो ये जो शब्द होते हैं कई बार ये भी हमारे संबंध कारक में आ जाते हैं। ठीक है,
संबंध कारक में ये शब्द भी हो जाते हैं। किसकी वाली किताब, भाई किसकी किताब, तो मोहन वाली किताब। यहाँ अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा, संबंध कारक। इसी तरह अगर हम इसमें देखें, अरे पंकज तुम कब आए, तो यहाँ पर भी ये संबोधन का चिन्ह लगा है, यहाँ तो सीधे हमारा कौन सा हो जाएगा, संबोधन। अब हम बात करें, ना आंखों देखा न कानों सुना, ना आंखों देखा न कानों सुना, मतलब देखिएगा जरा यहाँ ध्यान से, इसमें छिपा हुआ है न आंखों से देखा, न आंखों से देखा और न कानों से सुना। ठीक है, तो एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ना आंखों देखा ना कानों सुना, तो यहाँ पर जो ये से शब्द है ये छिपा हुआ है, और हमें पता है कि जो ये से आता है के द्वारा वाला वो किस में आता है, करण कारक में। किस में आता है, करण कारक में। अब ध्यान दें, अगर करण कारक की हम बात करते हैं तो कई बार बहुवचन में ये से जो शब्द होता है यानी विभक्ति चिन्ह जो होती है वो छिपी हुई रहती है। ठीक है, करण कारक में बहुवचन में कई बार विभक्ति चिन्ह छिपी हुई होती है, जो कि हमें इस एग्जाम्पल में दिखाई दे रही है। अगर हम इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखें, वह या वे भूखों मर रहे हैं। ठीक है, वे भूखों मर रहे हैं, मतलब वे भूख से मर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर भी के द्वारा आ रहा है, करण कारक का ही हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर जो शब्द है ये हमारा बहुवचन का होता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाए, रवि साइकिल से विद्यालय जाता है। यहाँ पर साधन है, यहाँ भी से द्वारा ही आ रहा है, साइकिल से जा रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। ये हमारा स्पष्ट है, साइकिल से विद्यालय जाता है स्पष्ट है, लेकिन इसमें स्पष्ट नहीं था। अब बात करते हैं, कुत्ता शेर से डरकर भाग गया, तो अभी आपको बताया था जहाँ पर से अलग होने की बात आती है वहाँ कौन सा होता है, अपादान। कौन सा होता है, अपादान कारक। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी एक बार सभी लोग बता दें ज़रा। कारक जो आपको कराए गए हैं वो अब अगली क्लास जो आएगी वो इसके ही कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लाए जाएंगे। एग्जाम्पल जैसे आज ये रखे हैं इसी तरह से होंगे। ओके, ठीक है, बाय बाय।